प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2077 ड्रकरजीन। योर मैजेस्टी, ये फ्रूट एक स्पेशल एनर्जी बॉडी है। हम अभी एनर्जी की कमी से जूझ रहे हैं। क्या हम इसे किसी और चीज से एक्सचेंज कर सकते हैं? झंग यी ने सिंसियरली कहा। यह सुनकर किंग जिन ने भौहें चढ़ाई और थोड़ा हेजिटेंट दिखाई दिया। सन गॉड ट्री हमारे डीप ब्लू किंगडम की फाउंडेशन है। इसका फल बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और साल में सिर्फ एक बार आता है। सन फ्रूट एक बहुत कीमती चीज है। अगर आपने हमारी इतनी मदद न की होती तो हम इसे आपको कभी न देते। अगर आप और ज्यादा चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं मना करूंगा, लेकिन किंगडम को भी अपनी एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। यह सुनकर झंग यी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। यांग जिंगसन ने प्राइवेटली झंग यी से कहा, ब्रदर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि यहां एक सूटेबल एनर्जी सोर्स है। हम फ्यूचर में नेचुरली कोई रास्ता निकाल लेंगे इसे पाने का। झंग यी ने यह सुनकर सिर हिलाया। यह बात सही है। जब वो वापस जाएगा तो सबसे पहले लू कैरन को टोंग तो लिंग के ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करने देगा और कंफर्म करेगा कि इसे चार्ज कैसे किया जा सकता है। फिर एनर्जी एक्विजिशन के बारे में सोचा जाएगा। अब जब डीप ब्लू किंगडम से रिलेशनशिप बन चुकी है तो फ्यूचर में हम उन्हें वो चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए हों। झंग यी को लगता है कि अगर हम उनकी जरूरतें पूरी कर पाए तो एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। झंग यी डीप ब्लू किंगडम आया था और उसे वापसी की कोई जल्दी नहीं थी। मिशन पूरा हो चुका था और जुनझेंग, चर्च व दूसरे पावर से रिटेलिएशन के चांसेस भले ही कम हो, सेफ्टी के लिहाज से वो सतर्क रहना चाहता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फिलहाल यही रहेगा, अपना कंडीशन बेस्ट करेगा, फिर तिएनहाई सिटी लौटेगा। साथ ही इस विशाल अंडरवाटर किंगडम को एक्सप्लोर करेगा और किंग जिन से ओशन की हिस्ट्री के बारे में जानेगा। मर्मेड्स बहुत एंथुजियास्टिक थी। उनके चेहरे पर हमेशा क्यूरियोसिटी और हैप्पीनेस की मुस्कान रहती थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। झंग यी को किंग जिन से पता चला कि पूरे डीप ब्लू किंगडम की पॉपुलेशन करीब 3 मिलियन ही है और ये संख्या हजारों सालों से ज्यादा बदली नहीं है। झंग यी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। रिप्रोडक्शन तो लिविंग थिंग्स की इंस्टिंक्ट होती है ना? यूजुअली सिविलाइजेशन एडवांस करने से पहले ह्यूमंस बड़ी संख्या में बर्थ देते हैं। एक तो लेबर फोर्स बढ़ती है और दूसरा ग्रुप की कंपेटिटिवनेस मेंटेन होती है वॉर वगैरह सिचुएशंस में। किंग जिन ने यह सुनकर हंस दिया। डीप ब्लू किंगडम के इन हजारों सालों में बहुत कम वॉर्स हुई है। यहां रिसोर्सेज अबंडेंट है। ओशन एक विशाल ट्रेजर हाउस है। सबसे लेजी इंसान भी यहां भूखा नहीं मरता। अगर लोगों को फूड और क्लोथिंग मिल जाए तो कौन किसी से झगड़े करेगा? इसलिए सब एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अगर कोई आपसे कुछ बुरा भी कह दे तो भी बात कभी लाइफ एंड डेथ फाइट तक नहीं जाती। झंग यी ने किंग जिन की बात सुनी और इधर उधर डीप ब्लू किंगडम के लोगों को पानी में तैरते, मछली पकड़ते, फार्मिंग करते और आरामदायक लाइफ जीते देखा। झंग यी ने लंबी सांस ली और उसे मैमन की दुनिया याद आ गई। ह्यूमन लैंड की दुनिया की तुलना में ये जगह तो सच में एक पैराडाइज जैसी है। झंग यी ने ये सोचते हुए किंग जिन से कंप्लेन करना शुरू कर दिया। काश लैंड भी ऐसा होता, शायद तब दुनिया इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। ये सुनकर किंग जिन ने अपनी दाढ़ी सहलाई, सिर झुकाया और थोड़ी देर सोचकर झंग यी से गंभीरता से कहा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, हमारे अंडरवाटर मरमेड्स आपकी लैंड पीपल की सबस्पीशीज है। द्रिक जाइंट गॉड को मॉनिटर करने के लिए एंजल्स ने हमें गाइड किया था, लेकिन असल में आप लैंड पीपल ही है जिन्हें क्रिएटर ने चाहा था। झंग यी की भौहें गहराई से सिकुड़ गई। हम जैसे लोग 21वीं सदी के मिड तक, जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई थी, तब भी दुनिया डिस्प्यूट्स और वॉर से जूझ रही थी। ह्यूमंस में जन्मजात कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बुरी क्वालिटीज होती है। किंग जिन ने झंग यी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा
थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने कभी एक एंशिएंट मर्मेड किताब में एक स्टेटमेंट पढ़ा था। यह हमारे मर्मेड एंसेस्टर्स की सोच से निकला अनुमान था। झंग यी ने सिर उठाया और किंग जिन की तरफ देखा। ओ, क्या कुछ इंटरेस्टिंग कहा गया है? किंग जिन ने झंग यी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। डियर गेस्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नाराज नहीं होंगे, तभी मैं ये बात निश्चिंत होकर कह सकता हूं। झंग यी थोड़ा पजल्ड था, लेकिन उसे अंदाजा था कि आगे की बातें शायद प्लेजेंट नहीं होंगी। झंग यी ने कंधे उचका दिए। ऑफ कोर्स, जब तक बात डायरेक्टली मुझ पर ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच कहूं तो मुझे भी ह्यूमन रेस ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ। झंग यी की सेल्फ डेप्रिकेटिंग बात सुनकर किंग जिन हंस पड़ा। असल में मर्मेड्स ने कई बार समुद्र की सतह पर जाकर ह्यूमंस को ऑब्जर्व किया है, लेकिन हमने देखा कि ह्यूमंस ग्रीडी, लेजी, इरिटेबल, सेल्फिश होते हैं। उनके अंदर हर तरह की कमियां होती हैं। वो सिविलाइज्ड रेसेस से दूर दूर तक भी मेल नहीं खाते, बल्कि इतने सालों में खुद की रेस में वॉर्स और किलिंग्स के कारण सिविलाइजेशन ने एडवांस होने की बजाय पीछे की ओर प्रोग्रेस किया है। हमारे एंसेस्टर्स इस डिस्कवरी से बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वापस लौटने के बाद उन्होंने बहुत सोच विचार किया और एक हाइपोथेसिस बनाई कि शायद 6th जनरेशन ह्यूमंस में ड्रकर्स के जीन्स है। झंग यी के दिमाग में जैसे एक जोरदार थंडरक्लैप फूटा। उसकी प्यूपिल्स तेजी से फैल गई और फिर सिकुड़ गई। 6th जनरेशन में ड्रकर जीन्स है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? किंग जिन ने ठुड्डी सहलाई, कुछ देर याद करते हुए बोला। हिस्ट्री बुक्स के अनुसार 3री जनरेशन के ड्रकर इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि क्रिएटर ऐसी रेस बनाना चाहता था जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो, ताकि वो लंबे समय तक जिंदा रहें और बेस्ट ऑब्जर्वर्स बन सकें। दूसरी जनरेशन यह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हुए। और यह लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कि उनमें कोई डिजायर ही नहीं बची थी। इसलिए ड्रकर रेस की सबसे बड़ी खासियत थी लस्ट, और ये सारे ट्रेट्स 6th जनरेशन लैंड पीपल में पूरी तरह रिफ्लेक्ट होते हैं। और ऐसा लगता है जैसे आपकी डिजायर्स ड्रकर से भी ज्यादा गहरी है। झंग यी ने गहरी सांस ली। दैट डजंट मेक सेंस। अगर क्रिएटर को ड्रग से नफरत थी और उन्हें खत्म करना चाहता था, तो फिर 6th जनरेशन ह्यूमंस को ज्यादा इंटेंस डिजायर्स के साथ क्यों बनाया? किंग जिन हल्के से हंसा। मैं तो बस गैस कर रहा हूं। असल में क्रिएटर क्या सोचता है, यह कौन समझ सकता है? वो एक हायर डायमेंशनल बीइंग है और हमारे जैसे जीवों की सोच को समझ नहीं सकता। वो सिर्फ स्पिरिट के जरिए ईथर में लौटता है और वहां से दुनिया के फ्रैगमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह हम भी उसकी सोच नहीं समझ सकते। लेकिन ह्यूमंस बहुत फ्रेजाइल होते हैं। भले ही आपके पास एडवांस विजडम और भयंकर डिजायर्स हो, फिर भी आप बहुत ही फ्रेजाइल हो। चैप्टर 2078 शॉकिंग न्यूज। किंग जिन ने सिर झुकाया और कुछ देर सोचा, लेकिन आखिरकार कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं निकाल पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद क्रिएटर एक वीकेंड वर्जन ऑफ द ड्रकर्स चाहता है। आखिरकार ड्रकर्स के बिट्रेल का अनुभव करने के बाद क्रिएटर को भी ये एहसास हो गया होगा कि वो जिन ह्यूमंस को क्रिएट करता है उन्हें ज्यादा पावरफुल और कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना चाहिए। यांग जिंगसन ने भी ये बातें सुनी और उसके मन में भी बहुत सारे विचार आए होंगे। झंग यी यहां पर अभी यांग जिंगसन से डिस्कशन करने के मूड में नहीं था, बल्कि उसने पहले सिचुएशन के बारे में इंक्वायरी की। ओह, एक और सवाल है मेरे पास। क्या तुम्हें उस दूसरे मरीन रेस के बारे में कुछ पता है जिससे हम वीक वाटर अबिस में मिले थे? तुम एटलांटिस की बात कर रहे हो? किंग जिन ने कहा, वो हमसे भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं। हमारे और उनके बीच एक पूरा कॉन्टिनेंट है। हम एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, लेकिन इतने सालों में रेयरली कांटेक्ट में आए हैं ताकि वॉर की पॉसिबिलिटी ना बने। लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो भी हमारी तरह किसी सील्ड जेडी को गार्ड कर रहे हैं। झंग यी को किंग आर्थर की टीम याद आई। अपोकलिप्स के बाद वो लोग इतनी जल्दी वर्ल्ड क्लास इनह्यूमन टीम कैसे बन गए? क्योंकि उन्हें एटलांटिस से कई ट्रेजर्स मिले थे।
कृपया मुझे इसके बारे में और बताइए, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं। झंग यी ने सिंसियरली किंग जिन से और जानकारी मांगी। किंग जिन ने कहा, हम डीप ब्लू किंगडम वाले ओशन एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं, एक सील्ड जगह की। लैंड ऑफ गिक्सू वही जगह है जो फ्यूचर में तबाह हो जाएगी जब मैमन सील तोड़ देगा। जब उसने ये कहा तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर हो गया। आखिरकार यही वो घर है जहां उनका रेस हजारों सालों से रह रहा है और शायद कुछ दशकों में उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ऐसी हालत में कौन शांत रह सकता है? लेकिन हमारे मुकाबले एटलांटिस शायद ज्यादा खतरे में है, क्योंकि प्राचीन लेजेंड्स के अनुसार आज जिंदा बचे 7 सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिक जाइंट्स में से एक डीप सी से आया एक टेरिफाइंग बीस्ट है। यांग जिंगसिन को कुछ याद आया। उसने झंग यी की तरफ देखा और कहा, ब्रदर, वो है सिन ऑफ जेलसी, लिवाइथन। लिवाइथन एक सी मॉन्स्टर है जो वेस्टर्न मिथोलॉजी में ईविल का सिंबल है और उसे जेलसी का एम्बॉडीमेंट माना जाता है। ऑर्थोडॉक्स चर्च की होली स्क्रिप्चर्स के अनुसार लिवाइथन एक विशाल सी मॉन्स्टर है जिसे गॉड ने बनाया और जिसमें इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े सुनामीस ला सकता है और पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। उसका शरीर इतना विशाल है कि वो इस पूरी दुनिया को निगल सकता है। झंग यी ने उन एटलांटीन्स को याद किया जिनसे पहले मुलाकात हुई थी और कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ड्रिक जाइंट गॉड लिवाइथन होने का सस्पिशन है वो अभी जल्द पैदा नहीं होगा, नहीं तो एटलांटिस के लोग मैमन की सील्ड जगह तक आने का टाइम नहीं निकाल पाते। इस टॉपिक पर बात करके झंग यी ने आगे पूछा, योर मैजेस्टी, एक और सवाल पूछना चाहता हूं। किंग ने फ्रेंडलीनेस से कहा, जो भी जानना है पूछो, जो मुझे पता होगा वो सब बताऊंगा। झंग यी को मैमन की वो बात याद थी जो उसने मैमन की बॉडी छोड़ने से पहले कही थी। जब मैं सील्ड लैंड में पहुंचा तब मेरी थोड़ी सी बातचीत मैमन की स्पिरिचुअल विल से हुई। उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है बल्कि आसमान है। झंग यी ने आसमान की तरफ इशारा किया। वापसी के बाद से मैं यही सोच रहा हूं, क्या ऊपर का आसमान किसी स्पेस से आए खतरे को दिखा रहा है? शायद क्रिएटर फिर से कोई प्लैनेटरी इंपैक्ट करे, कोई एस्टेरॉयड गिराकर मास एक्सटिंक्शन करवा दे, या फिर शायद दूसरे प्लैनेट्स पर कुछ पावरफुल क्रीचर्स हो जो हमें थ्रेटन कर सकते हो। अगर शक करना हो तो मार्स और मून ही ऐसे 2 प्लेसेस हैं जो स्काई के कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। किंग जिन ने झंग यी की बात सुनी और एक हेल्पलेस साई लिया। सॉरी लॉर्ड केओस, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। उसने ऊपर की ओर इशारा किया और कहा, क्योंकि हम एक ऐसी रेस है जो सदियों से समुद्र के नीचे रहती है। झंग यी थोड़ी देर के लिए स्टन रह गया, फिर ऑकवर्डली मुस्कराया और सिर हिलाया। ये भी सही है, मैं कैसे भूल गया। उनके और सरफेस के बीच 10,000 से 20,000 मीटर्स तक पानी की लेयर है। ऐसे में यूनिवर्स ऑब्जर्व करना तो दूर की बात है। लगता है ये सीक्रेट तो अब सिर्फ वही डीकोड कर सकता है। किंग जिन से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद झंग यी का अगला टारगेट था चंगल्युअन। ड्रैगन क्लैन बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूर पता होगी। लेकिन जब झंग यी ने चंगल्युअन को ढूंढा तो बताया गया कि वो तो जा चुका है। साफ था चंगल्युअन ह्यूमन से कोई इंटरैक्शन नहीं चाहता। इससे झंग यी को फ्रस्ट्रेशन हुई। ड्रैगन क्लैन और हुएक्सू पीपल के बीच डीप कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब लगता है कि ना बाई लोंगजी और ना चंगल्युअन ह्यूमन से कोई कांटेक्ट रखना चाहते हैं। क्या ह्यूमंस सच में ड्रकर का वीकेंड वर्जन है? बार बार सोचते रहना सल्यूशन नहीं था। इसलिए झंग यी ने वापस जाने का फैसला किया। सब लोगों ने रेस्ट किया और अगले दिन डीप ब्लू किंगडम से विदा लेकर XUNW पर सवार हो गए, वापस हुएक्सू किंगडम के लिए। झंग यी ने डिसाइड किया कि वो पहले बाहर की करंट सिचुएशन चेक करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि तियानहाई सिटी वापस जाना है या नहीं, ताकि किसी एम्बुश से बचा जा सके। उसने इंटेलिजेंस सिस्टम को कहा कि बैली चेंकिंग से कांटेक्ट करे। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से वॉइस कनेक्ट हो गई। हे बैली, हम लोग जल्द ही वापस पहुंचने वाले हैं। बाहर का क्या हाल है? कुछ हुआ क्या?
हमारे बारे में कोई रूमर वगैरह? झंग यी ने कामली पूछा। लेकिन फिर जो बैली चेंकिंग ने कहा, उसने झंग यी की आंखों में एकदम शार्पनेस ला दी। कैप्टन, तियानहाई सिटी पर सुनामी आया है और पूरा शहर डूब चुका है। सुनामी? झंग यी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हालांकि तियानहाई सिटी कोस्ट पर था, लेकिन साउथ ईस्ट सी के इनलैंड सी से लगा हुआ था। ऐसी जगह पर बड़ा सुनामी आना मुश्किल होता है, वो भी ऐसा जो पूरा तियानहाई सिटी डुबो दे। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? बैली चेंकिंग ने फिर पूरी कहानी सुनाई। वो सुनामी ने साउथ ईस्ट कोस्ट के दर्जनों शहरों को डुबो दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसा कहा जा रहा है कि दोघाई सिटी में नुकसान और भी ज्यादा था। कम से कम लाखों लोग मिसिंग हैं। मैंने उस दिन वुलुयन एम्पायर के सिल्वर आर्मोर्ड आदमी देखे थे, इसलिए शक है कि वो दूसरा इन्वेजन शुरू करना चाहते हैं। झंग यी चुपचाप सुनता रहा। धीरे धीरे उसके दांत भींच गए और उनके बीच से क्रंच जैसी आवाज आने लगी। उसकी आंखों में भयंकर मर्डरस इंटेंट उभर आया। उसके आसपास मौजूद लोग ये चेंज नोटिस कर चुके थे। क्या हुआ लाओडा को? फैटीक शू, जो XUNW की स्पिरिट के साथ गेम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था, गेम कंसोल हाथ में लिए खड़ा था और कंफ्यूजन के साथ धीरे से बुदबुदाया। इस वक्त झंग यी को कोई डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन सबको इंस्टिंक्टिवली समझ आ गया था कुछ बहुत बड़ा हुआ है और अब झंग यी बहुत गुस्से में है। चैप्टर 2079 नो मोर। झू कीर ने कुछ देर सोचने के बाद अचानक रियलाइज किया कि उसके होम टाउन में कुछ हो गया है। तियानहाई सिटी में जरूर कुछ हुआ है। आज के समय में तियानहाई सिटी इंसानों की दुनिया का एक फोरबिडन जोन बन चुका था। उसे कौन प्रोवोक करने की हिम्मत करेगा? इसलिए जब झंग यी ने एक्शन लिया तो उसने अपने चारों तरफ के सारे अच्छे लोगों को साथ लाया, यहां तक कि तियानहाई फोर्ट्रेस भी अपने साथ ले आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके टेरिटरी पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इस वक्त झंग यी का चेहरा बहुत ज्यादा ग्लूमी था। तियानहाई सिटी में कितना नुकसान हुआ? कितने लोग मारे गए? बैली चेंकिंग ने सच्चाई से रिपोर्ट किया। शुक्र है कि आपकी लीडरशिप में हमने एक विशाल अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट बनाया था। जब सुनामी आया, हमने पूरी कोशिश की जितने लोगों को बचा सकते थे उन्हें अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में ले जाए, लेकिन फिर भी करीब 5000 लोग मिसिंग हैं। अब जब सुनामी उतर चुका है तो कुछ ही बॉडीज मिली है। ज्यादातर लोग वेव्स में बह गए होंगे। झंग यी ने टीथ ग्रिट करते हुए धीरे धीरे कहा। वुलुयन एम्पायर, उसने पूछा, सुनामी कब आया था? बैली चेंकिंग ने जवाब दिया, 3 दिन पहले। झंग यी को समझ आ गया। 3 दिन पहले उसने पोकोंग को मारा था और 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को एनस्लेव किया था। इस वक्त वो 6 लोग अभी भी यांग जिंगसिन के कंट्रोल में थे और झंग यी उन्हें वापस जाकर एक्सिक्यूट करने का प्लान बना रहा था। शायद पोकोंग के मरने के बाद कोई मैकेनिज्म ट्रिगर हुआ जिससे वुलुयन एम्पायर को उसकी लोकेशन का पता चला और फिर उन्होंने बदला लेने के लिए यह हमला किया। आखिर एक ब्लैक बिशप लेवल एलियन और 6 सिल्वर आर्मोर्ड वॉरियर्स का लॉस वुलुयन एम्पायर के लिए सहना आसान नहीं था। झंग यी ने अपनी भौहें दबाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। बैली, मुझे साफ साफ तियानहाई सिटी की करंट स्थिति बताओ। नहीं, पूरी हुएक्सू कंट्री के रिएक्शंस के बारे में बताओ। और यह भी बताओ कि अब्रॉड में कुछ मूवमेंट है क्या? क्या तियानहाई सिटी के आसपास फॉरेन एलियंस दिखे हैं, खासकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में? क्या जूंझेंग चर्च के लोग दिखाई दिए? बैली चेंकिंग ने जवाब दिया। वुलुयन एम्पायर ने सुनामी क्रिएट करने के बाद जमीन पर कदम नहीं रखा, लेकिन उनके लोग ओशन में पेट्रोल कर रहे हैं। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से भेजे गए रेस्क्यू शिप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। झंग यी ने कुछ देर सोचा और कहा, वो जमीन से दूर रहकर ही एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी किनलिंग ड्रैगन क्लैन से डरते हैं। अच्छा है, फिलहाल क्राइसिस और एस्केलेट नहीं होगा। बैली चेंकिंग ने कहा, सभी मेजर रीजन्स ने हमारी मदद के लिए लोग भेजे थे, लेकिन हमने सिर्फ उनके सप्लाईज लिए। उन्हें तियानहाई सिटी के रिकंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया।
झंग यी ने सिर हिलाया। बैली चेंकिंग बहुत रिलायबल इंसान है। उसे पता है कि झंग यी तियानहाई सिटी की प्राइवेसी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। इसलिए आउटसाइडर्स को सिटी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया, जिससे कोई फ्यूचर खतरा न बने। फॉरेन कंट्रीज की तरफ से कोई खबर नहीं है। झंग यी ने सुनकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं समझ गया। मैं जल्द ही वापस आ रहा हूं, इंतजार करना। झंग यी ने कॉल एंड किया और अपने आसपास के उन साथियों से जो उसे घूर रहे थे, गंभीर आवाज में कहा, वुलुयन एम्पायर ने हुएक्सू किंगडम पर फिर से हमला किया है। इस बार उन्होंने सुनामी का इस्तेमाल किया, दर्जनों कोस्टल सिटीज को डुबो दिया और अनगिनत लोग मारे गए। उसने सुजाकू और एक्सयूएनडब्ल्यू की तरफ देखा। दोगाई सिटी भी डूब चुका है। एक्सयूएनडब्ल्यू और सुजाकू के चेहरे अचानक बदल गए। दोगाई सिटी के दो सबसे ताकतवर फाइटर्स इस वक्त वहां नहीं थे। ऐसे में वो वुलुयन एम्पायर के सडन अटैक से खुद को कैसे बचाते? कमबख्त, ये वुलुयन एम्पायर वाले लिजर्ड्स हमें सच में मरने पर मजबूर कर रहे हैं। दोगाई सिटी को फिर से बने अभी आधा साल ही हुआ है। दोगाई सिटी को पहले भी वुलुयन एम्पायर के इन्वेजन में तबाह किया गया था। अब ये दूसरी बार था। अगर किसी को दबाना भी हो तो इस हद तक कोई कैसे जा सकता है? एक्सयूएनडब्ल्यू का विशाल बॉडी समुंदर की गहराई में था और अचानक उसके अंदर का न्यूक्लियर रिएक्टर हाई स्पीड पर एक्टिवेट हो गया। उसने फुल स्पीड पर मूव करना शुरू किया। वो किसी भी हालत में जल्दी से दोगाई सिटी पहुंचना चाहता था। एक्सयूएनडब्ल्यू, रुको, ऐसे सीधे मत जाओ। पहले सदर्न सी चलो और वहां सरफेस पर आओ, फिर मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। झंग यी ने बेचैन एक्सयूएनडब्ल्यू को रोका। क्योस, ये सब क्यों हो रहा है? अगर मैं देर से पहुंचा तो ईस्ट चाइना सी रीजन शायद बच ही न पाए। एक्सयूएनडब्ल्यू बहुत परेशान दिखा। झंग यी ने कुछ डीप ब्रेथ्स लिए और खुद को शांत किया। वुलुयन एम्पायर हमसे पोकोंग और बाकी लोगों को मारने का बदला ले रहा है। वो ओशन में पेट्रोल कर रहे हैं, हमें ट्रैप करने के लिए। हमें उनका पूरा बैकग्राउंड नहीं पता, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए सी राउट नहीं, मैं तुम्हें डेटूर से ले जाऊंगा। वो स्विम करने से भी तेज है। पर इस रिवेंज का क्या? मैं सीधे जाकर उनसे लड़ लूं। देखना चाहता हूं किसका फायर पावर ज्यादा है। एक्सयूएनडब्ल्यू ने गुस्से में कहा। झंग यी कुछ पल चुप रहा, फिर एक हाथ कमर पर रखा और दूसरा एक्सयूएनडब्ल्यू के शोल्डर पर। लड़ोगे कैसे? अपनी हालत देखो, तुम्हारे पास तो एक भी बिशप नहीं है। ऐसे में लड़ाई का क्या फायदा? दिमाग से काम लो। ये सुनते ही एक्सयूएनडब्ल्यू और सुजाकू दोनों के चेहरे थोड़े नाराज हुए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर तुम्हारे पास सिर्फ हिम्मत है और ताकत नहीं, तो मरने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो दोनों ने झंग यी की तरफ देखा। हु डन, अब सिर्फ तुम ही हमें इस बुराई से छुटकारा दिला सकते हो। उन्हें झंग यी की ताकत दिख चुकी थी। पहले वापस चलते हैं। झंग यी का टोन अब भी काम था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। जितना उसने लिया है, मैं उससे 100 या 1000 गुना वसूल करूंगा। वुलुयन एम्पायर, मैं उनसे खून का बदला लूंगा। उन्होंने मेरी ईस्ट सी रीजन के 5000 लोगों को मारा, दर्जनों कोस्टल सिटीज को डुबो दिया। अब मैं उनके पूरे एम्पायर की जान लेकर ये कीमत चुकाऊंगा। जो लोग झंग यी को अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि अब वो सच में गुस्से में है। झू क्या और अंकल यू को ये फीलिंग बहुत अच्छे से पता है। झंग यी जो कहता है वो करता है। अगर वो कह रहा है कि वो सबको खत्म कर देगा, तो वो वाकई ऐसा करेगा। अगर किसी को इस बात पर डाउट है, तो उसे अंत में पछताना पड़ेगा। ये वही रूथलेस आदमी है जिसने अपोकलिप्स की शुरुआत में अकेले ही पूरे कम्युनिटी के हजारों लोगों का कत्ल कर दिया था। वुलुयन एम्पायर, तुमने उस इंसान को छेड़ा है जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। झू कीर ने सिर हिलाया। उसने पहले ही इमेजिन कर लिया था। एक खौफनाक ब्लडी स्टॉर्म, एक ऐसी युद्ध जो पूरे देश के नाश का कारण बनेगी, बस शुरू ही होने वाली है।
XUANW ने झंग यी के कहे अनुसार वाटर सरफेस की ओर तैरना शुरू कर दिया। जब वो लोग समुंदर के ऊपर पहुंचे, झंग यी ने सबको शैडो में डाल दिया और हुएक्सू किंगडम के वाटर्स को बाईपास करते हुए एक लंबा चक्कर काटकर वापस जाने लगा। रास्ते में वो मिडिल ईस्ट से गुजरा, जो सलादीन का इलाका था। चैप्टर 2080 आई एम बैक। झंग यी ने सलादीन को उसके टेरिटरी में वापस भेज दिया। जाते वक्त उसने उससे कहा, तुमने शुरुआत में मेरा साथ दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर जूंझेंग चर्च के लोग कभी तुम्हें टारगेट करते हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सलादीन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लॉर्ड केओस, मैंने तुम्हारी ब्रेवरी देखी है और मैं उसकी कदर करता हूं। लेकिन ये मत भूलो कि मैं, सलादीन, कोई ऐसा नहीं जिसे आसानी से डराया जा सके। इस धरती पर अगर जूंझेंग चर्च या नॉर्डिक लोग मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अपनी ही खून जमीन पर बहते देखना पड़ेगा। झंग यी को तभी याद आया कि तियनी सेक्ट के पास भी एक विशाल संख्या में बिलीवर्स हैं। इस क्षेत्र में सलादीन सच में किसी से नहीं डरता। ठीक है, मैं पहले घर जाकर अपनी चीजें संभाल लूं, फिर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। झंग यी ने यह कहकर बिना रुके तियनहाई सिटी की तरफ रुख किया। रास्ते में उसने अलग अलग रीजन्स के हेड्स को मैसेज भेजना शुरू किया ताकि उनके करंट हालात का पता चल सके। अब झंग यी वापस आ गया था तो सबने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। इस इंसिडेंट में जो एरियाज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो थे दोघाई डिस्ट्रिक्ट और जियांगनन डिस्ट्रिक्ट। बाकी रीजन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शुरुआत में सभी को डर था कि वुलुयन एम्पायर शायद फिर से कोई युद्ध शुरू कर दे, लेकिन बाद में जब दिखा कि अनरेस्ट सिर्फ कोस्टल एरियाज तक सीमित है तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। साउथ वेस्ट रीजन से जुएगुओ और लुओ झुओ ने झंग यी से पूछा, क्या उन्हें कोई मटेरियल सहायता चाहिए? झंग यी ने मना कर दिया। आखिरकार तियनहाई सिटी में कभी सप्लाईज की कमी नहीं रही। साउथ वेस्ट रीजन वैसे भी इतना गरीब है। अपनी चीजें अपने पास रखो। जहां तक शेंगजिंग रीजन की बात है, उसने मैंग युअनजून और शंग दाओवे से संपर्क किया ताकि उनका एटीट्यूड समझ सके। दोनों ने यह दिखाया कि उन्हें वुलुयन एम्पायर को लेकर चिंता है और उनका मानना है कि दोनों के बीच युद्ध अब टल नहीं सकता। ऊपर से अब साउथ ईस्टर्न वाटर्स ब्लॉक्ड है, जिससे हुएक्सू स्टेट समुद्र के रास्ते बाहर नहीं जा सकती। यह बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जियांगनन रीजन की तरफ से झू झेंग का स्टेटमेंट ज्यादा ऑफिशियल था। उसने कहा कि ब्लिजर्ड सिटी पूरी ताकत से झंग यी की मदद करेगा और दोनों पक्षों के बीच फ्रेंडली कोऑपरेशन की कोई सीमा नहीं है। इसमें ज्यादातर बातें बस औपचारिक थी। फिलहाल झंग यी को मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की किसी खास मदद की जरूरत नहीं थी। मुझे पहले लौटना होगा और वुलुयन एम्पायर की ताकत का पता लगाना होगा, तभी डिसाइड कर पाऊंगा कि आगे क्या करना है। झंग यी ने सभी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को संक्षेप में ग्रीट किया और फिर तियनहाई सिटी वापस आ गया। अब टाइड उतर चुकी थी, लेकिन दूर से देखा तो एक विशाल मड फ्लैट नजर आई। तियनहाई सिटी पूरा सफेद दिखाई दे रहा था। समुद्र का पानी उतरने के बाद ठंडी टेम्परेचर ने पूरी जमीन को बर्फ में बदल दिया था, जिससे काली मिट्टी बाहर झलक रही थी और सब कुछ मरा हुआ लग रहा था। तियनहाई सिटी की बहुत सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स अब दिखाई नहीं दे रही थी। ये कोई वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस नहीं लग रही थी, बस एक जमी हुई सुनसान कीचड़ की जमीन थी। ये सीन देखकर दोस्तों के चेहरों पर दुख साफ झलक रहा था। हमारा घर एक बार फिर से तबाह हो गया। आंट झू हैमे ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए ये कहा, और ये सुनकर सबके दिल भर आए। अंकल यू ने तुरंत उन्हें दिलासा दिया, कोई बात नहीं, हम अपना घर फिर से बना लेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। फैटिक शू ने भी कहा, हां, जब तक हम जिंदा हैं सब ठीक रहेगा। उसने अपनी बाहें चढ़ाई और कहा, चिंता मत करो, हमारी स्किल से हम मिनटों में एक आइस सिटी खड़ी कर सकते हैं। झंग यी ने कई डीप ब्रेथ्स लिए ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। बी इम्पल्सिव मत बनो, उसने खुद को इस तरह समझाया
और फिर इंटेलिजेंट सिस्टम की पोजीशनिंग के हिसाब से तियानहाई फोर्ट्रेस की ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंचा। शुक्र है वहां इंसानी एक्टिविटीज के ट्रेसेस दिखे। फुकागे ट्रूप्स वहां पेट्रोल कर रहे थे। झंग यी अभी लैंड नहीं कर रहा था। वो पहले समुद्र तट पर पहुंचा और वास्ट ओशन की तरफ देखकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कोस्टल एरिया में दुश्मनों का कोई ट्रेस नहीं दिखा। आखिरकार अब वुलुयन एम्पायर की रेसेस ज्यादा देर तक सरफेस वर्ल्ड में नहीं रह सकती। तभी उसने वापसी का कदम उठाया और सीधे तियानहाई फोर्ट्रेस को धरती पर वापस प्लेस कर दिया। जैसे ही वो विशाल स्फेरिकल फोर्ट्रेस प्रकट हुआ, पेट्रोलिंग फुइंग ट्रूप्स ने उसे देखा और उनकी आंखों में इंस्टेंटली एक्साइटमेंट चमक उठी। द सुप्रीम इज बैक, द सुप्रीम इज बैक। उनकी झंग यी को दी गई पुकार दिल से थी। ये एक ट्रू रेवरेंस थी अपने गार्डियन के लिए। सभी तुरंत इकट्ठा हो गए और झंग यी सबके साथ स्काई से धीरे धीरे नीचे उतरा। आई एम बैक, एवरीथिंग इज फाइन। झंग यी का टोन बहुत काम था, लेकिन जितना काम वो दिखता था उतना ही ज्यादा लोगों को कंफर्ट महसूस होता। फुइंग ट्रूप्स की नजर में झंग यी को ऐसा ही होना चाहिए, ऑमनिपोटेंट और किसी भी डेंजर से फेयरलेस। बैली चेंकिन भी जल्द ही पहुंच गया और भीड़ में कई पुराने चेहरे दिखाई दिए। झंग यी को बहुत राहत मिली ये देखकर कि उसके पुराने साथी अब भी जिंदा है। सबसे एलीट सोल्जर्स सेफ थे। ये एक ब्लेसिंग था। वो सब झंग यी को देखकर आंखों में आंसू लिए, एक्साइटेड और थोड़े दुखी भी नजर आए। जब इंसान अपनी मेहनत से खड़ा किया गया घर टूटते देखता है तो दिल में दर्द होना स्वाभाविक है। बैली चेंकिंग झंग यी के पास आया और थोड़े गिल्ट के साथ बोला, सॉरी सुप्रीम, मैं तियानहाई सिटी को बचा नहीं पाया। झंग यी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, खुद को ब्लेम मत करो, अब आगे मैं संभालूंगा। जब झंग यी गया था तो उसे मैमंग की पावर का डर था, इसलिए उसने सारे टॉप फाइटर्स को साथ ले लिया था। एक भी इप्सिलोन पीछे नहीं छोड़ा। बैली चेंकिंग अभी सिर्फ डेल्टा पीक पर है और फिर भी उसने अपनी पूरी कोशिश की होगी। चलो अंदर आओ और मुझे बताओ कि इन दिनों क्या क्या हुआ। झंग यी ने सबको बुलाया और तियानहाई फोर्ट्रेस के अंदर ले गया। जैसे ही सब लोग उस खूबसूरत और गर्म फोर्ट्रेस में घुसे, उनके दिलों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। बैली चेंकिंग ने झंग यी से कहा, सभी लोग बनकर में हैं, क्योंकि ये पता नहीं कि दुश्मन कब फिर से हमला करेगा। इसलिए आम लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया है और कई बिल्डिंग्स अब तक रीबिल्ड नहीं हुई है। झंग यी ने सिर हिलाया, तुमने बहुत अच्छा किया। सब लोग विला के अंदर गए और झंग यी ने यांगसिया से उनके लिए चाय बनाने को कहा। जब मन परेशान हो तो गरम ड्रिंक दिल को सुकून देता है। खासकर यांगसिया की एबिलिटी, जो चाय वो बनाती है वो शरीर और मन को रिलैक्स करती है, एनर्जी रिस्टोर करती है, एक बेहतरीन टॉनिक है। झंग यी ने सबको बैठाया और कहा कि वो सब पिछले दिनों की पूरी कहानी बताएं। झंग यी ने पहले ही जनरल घटनाक्रम समझ लिया था, लेकिन वो फिर से सुनना चाहता था। एक लीडर के रूप में अपने लोगों को कंफर्ट देने के लिए और साथ ही किसी भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहता था। अब तक जो सुनामी का इंटेलिजेंस मिला है वो सिंपल था। वुलुयन एम्पायर ने अपना लोकेशन छुपाया नहीं, उन्होंने ओपन तौर पर हमला किया। चैप्टर 2081, आई वॉन्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वुलुयन एम्पायर। ये एक रिवेंज एक्ट है। झंग यी ने हल्के से कहा, रिवेंज? बैली चेंकिंग और बाकी लोग ज्यादा नहीं समझ पाए। झंग यी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। उन्हें पता था कि इसका कोई इमीडिएट मतलब नहीं था। मुझे बस ये जानना है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे। जैसे ही झंग यी ने हाथ उठाया, इंटेलिजेंस सिस्टम ने तुरंत हुएक्सू स्टेट के साउथ ईस्ट कोस्ट का एक मैप प्रोजेक्ट कर दिया, दोगाई सिटी से लेकर तियानहाई सिटी तक, और इस रास्ते के साथ वाली दर्जनों सिटीज को सुनामी ने डुबो दिया। ये पावर तो किसी बिशप लेवल एलियन के लिए भी इम्पॉसिबल है ना? एक ही झटके में दर्जनों सिटीज को सबमर्ज कर देना, और वो भी सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी से,
ये कोई मामूली बात नहीं। हुएक्सू किंगडम तो बड़ी जगह है। अगर ये किसी छोटे देश में हुआ होता तो वो पूरी तरह तबाह हो चुका होता। वुलुयन एम्पायर की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, यांग जिंगसन ने कहा। उनके पास डेथ ऑफ लव जैसे पावरफुल वेपन्स हैं। कंप्यूटर कैलकुलेशन के अनुसार अगर ये सुनामी मैनमेड थी तो इसमें कम से कम 100,000 बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी चाहिए होगी। मी 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 लू केरन ने अचानक हाथ उठाया। लू केरन ने कहा, हालांकि ये सुनामी बहुत भयानक लगती है, लेकिन अगर कोई हथियार और एनर्जी की कोई कसर ना छोड़े तो ये पॉसिबल है। आखिर बात सीधे सिटीज को डिस्ट्रॉय करने की नहीं है, बस समुद्र का पानी उनमें भरने की है। इसलिए ये सिर्फ देखने में डरावना लगता है, पर वुलुयन एम्पायर की दिखी हुई पावर उतनी टेरिफाइंग नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। कम से कम ये तो साबित हुआ कि दुश्मन इनविंसिबल नहीं है। XUANW और झुक ने झंग यी से कहा, हु डन, हमें जल्द से जल्द दोघाई सिटी लौटना होगा। अगर कुछ पता चले तो हमसे जरूर कांटेक्ट करना। झंग यी ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने उन्हें जाते देखा, लेकिन उन्हें छोड़ने नहीं गया। वो बस सोफा पर बैठ गया, बाहें मोड़ी और सोच में डूब गया। कोई भी झंग यी को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद झंग यी ने फुइंग ट्रूप्स को कहा कि पहले बंकर में वापस लौट जाएं। हालांकि उसका एक्सप्रेशन अब भी गंभीर था, लेकिन उसके अंदर जो वॉल्केनिक एंगर फूट रहा था वो अब सप्रेस हो चुका था। ब्रदर, अब आगे का प्लान क्या है? यांग जिंगसन ने मुस्कुराते हुए पूछा। झंग यी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर कमरे में मौजूद सभी साथियों की तरफ देखा। सब यही थे। बदला लेने में देरी नहीं होनी चाहिए। झंग यी ने यांग जिंगसन की तरफ देखा और कहा, जिंगसन, एक दिन के अंदर मुझे उन 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल से निकाली गई वुलुयन एम्पायर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत सारा बेकार इंटेलिजेंस भी होता है, उसमें से इर्रेलेवेंट को हटाना जरूरी है। वुलुयन एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल लेवल और एलियन काउंट साफ साफ जानना है। जब तक एनिमी और हमारी स्ट्रेंथ का अंतर क्लियर नहीं होगा, तब तक नेक्स्ट प्लान बनाना बेकार है। झंग यी चाहे जितना भी गुस्से में हो, वो कभी भी बिना सोचे समझे किसी चट्टान पर अंडा फेंकने जैसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। लेकिन वुलुयन एम्पायर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना और इस रेस को प्लैनेट से मिटा देना अब उसका निश्चित लक्ष्य बन चुका है। अब नहीं तो जल्द ही। यांग जिंगसन की आंखों में एक्साइटमेंट थी। उसने सिर हिलाया। यस माय डियर ब्रदर। नाम और टोन दोनों ही ज्यादा पर्सनल हो चुके थे। ये सिकली लड़की इस युद्ध को सच में एंजॉय कर रही थी। केरन, तुम्हारा भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है। झंग यी ने सीधे लिंग का ह्यूमन बॉडी निकाल लिया। सब लोग लिंग से बहुत परिचित थे। अब लिंग की एनर्जी पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी है। तुम्हें यह स्टडी करना होगा कि इसे रिचार्ज कैसे करें। हमारी करंट स्ट्रेंथ से अगर हम पूरी नेशनल ताकत भी झोंक दें, तब भी वुलुयन एम्पायर के खिलाफ सबसे बड़ी बाधा हम पार नहीं कर सकते, और वो है अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर। उसकी ताकत पोकोंग से कहीं ज्यादा है। मैं तो यहां तक सस्पेक्ट करता हूं कि वो ऑलरेडी नाइट लेवल का एबिलिटी यूजर है। अगर हमें उससे निपटना है तो लिंग को जगाना की होगा। लू केरन ने सिर हिलाया और टास्क स्वीकार किया। बाकी लोग? झंग यी ने चारों तरफ देखा और सभी लोग उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन से देख रहे थे, टास्क लेने के लिए तैयार। अपनी कंडीशन सही करो, डेविल्स आई से जो भी मिला है उसे एब्जॉर्ब करो और अपनी ताकत को हर तरीके से इंप्रूव करो। ऑफ कोर्स, मैं भी। इसके बाद शेल्टर में सभी ने अपने अपने ड्यूटीज निभाए। हालांकि वो डेविल्स आई ऑपरेशन से अभी अभी लौटे थे, लेकिन कोई भी आइडल नहीं था, क्योंकि आगे क्राइसिस थी और वुलुयन एम्पायर के अगले हमले से पहले पूरी तैयारी जरूरी थी। बाहर की दुनिया में सब ये देख रहे थे कि झंग यी अब क्या करने वाला है। आज झंग यी इंसानी दुनिया में एक टॉप टियर ताकतवर इंसान बन चुका है।
उसकी हर एक मूव पूरी दुनिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन लैंडस्केप को अफेक्ट करती है। लेकिन अगले 3 दिनों तक तियानहाई सिटी में कुछ भी नहीं हुआ। झंग यी के लौटने के बाद ऐसा लगा जैसे वो नैप ले रहा हो। तियानहाई सिटी में सरफेस बिल्डिंग्स भी अभी तक रीबिल्ड नहीं हुए थे। इतनी शांति थी कि डर लगने लगा था। लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा था कि मामला इतना शांत नहीं रहने वाला, क्योंकि केओस ऐसा इंसान कभी नहीं रहा जो अपनी इंसल्ट को चुपचाप पी जाए। हुएक्सू स्टेट के अलग अलग रीजन्स ने भी झंग यी से इनडायरेक्ट तरीके से कांटेक्ट किया ताकि समझ सकें कि झंग यी इस इंसिडेंट को कैसे रिजॉल्व करने वाला है। अचानक से हुएक्सू किंगडम का स्ट्रैटेजिक कोर झंग यी की ओर शिफ्ट होता दिख रहा था। क्योंकि प्योर स्ट्रेंथ की बात करें तो झंग यी का सेंस ऑफ ऑपरेशन अब शेंगजिंग रीजन के होतू से भी आगे निकल चुका है। साउथ वेस्ट रीजन में बेरियल मास्टर के दोनों भाई फेथ पावर से बंधे थे, इसलिए वो झंग यी को कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं दे सकते थे। लेकिन दोनों ने ये जरूर कहा कि अगर झंग यी वुलुयन एम्पायर पर रिवेंज ऑपरेशन लॉन्च करता है तो वो उसे जरूर सपोर्ट करेंगे। हालांकि बाकी रीजन से अलग वॉइसेस भी आई। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हां शैंजुओं की राय थी, हमारी और वुलुयन एम्पायर की ताकत में अभी भी बहुत फर्क है। ऐसे में बिना प्लान के रिटेलिएशन करना इरेशनल होगा। इसलिए दोस्त, फिलहाल हमें पेशेंस रखना चाहिए। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन ही नहीं, झू झेंग भी यही सोचता है। वैसे भी वुलुयन एम्पायर बस सुनामी लाता है। जब तक वो ब्लिजर्ड सिटी में लैंड नहीं करता, कोई खतरा नहीं है। झंग यी ने ऐसे रिमार्क्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन 3 दिनों में झंग यी कर क्या रहा था? वो अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में जुटा था। मैमन की सील्ड जगह से लौटने के बाद उसने बहुत सारी ओरिजिनल पावर एब्जॉर्ब की थी, जिसमें एयर ब्रेकिंग पावर और दूसरे वर्ल्ड से मिले एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी थे, जो एक तरह से स्पिरिचुअल पावर ही है। यहां तक कि येतुगल और बाकी लोगों से एब्जॉर्ब की गई ओरिजिनल पावर अभी तक पूरी तरह उसकी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी। झंग यी अभी ऐसा था जैसे किसी ने बहुत हैवी खाना खा लिया हो, पेट पूरा भरा हो, अब बस टाइम चाहिए सब पचाने के लिए। चैप्टर 2082 ब्लैक बिशप। अगर मुझे इन पावर्स को एब्जॉर्ब करना है तो मैं ज्यादा डेलिबरेट नहीं हो सकता, वरना मेरी एबिलिटी लेवल बढ़ने की गति धीमी पड़ जाएगी। झंग यी ने वैंग शॉरेन की ओरिजिनल किताब एक्सिंग सू पलटी और अब वो उसमें लिखी सारी बातों को याद कर सकता था। बहुत सी बातें जो पहले नहीं समझ आती थी, वो अब तियन्यू पैलेस से लौटने के बाद धीरे धीरे क्लियर होने लगी थी। स्पिरिचुअल ओशन के बैप्टिज्म को एक्सपीरियंस करने के बाद झंग यी को एक इनर सब्लिमेशन प्राप्त हुआ, जिससे उसकी लाइफ लेवल ने शैकल्स को तोड़ दिया। उसका दुनिया की नेचर को समझना, यानी उसकी एनलाइटनमेंट, अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। 3 दिन तक उसने चुपचाप अपने शरीर को महसूस किया और ईथर से संपर्क करने की कोशिश की। ईथर के समुद्र में भटकना, अनगिनत व्हाइट लाइट बॉल्स को खुद को घेरते हुए महसूस करना। ऐसा लग रहा था जैसे सारा ड्रॉज धुल गया हो और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जा रहा हो। इसी अवस्था में उसने अपने शरीर में एब्जॉर्ब हुई स्पिरिचुअल एसेंस के साथ रेजोनेंस किया। 3 दिन बाद उसकी एबिलिटी इंडेक्स 36,500 से सीधे 40,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। अब वो ब्लैक बिशप लेवल से सिर्फ एक कदम दूर था। और अगर डीमन गॉड आर्मोर के साथ उसकी कॉम्बिनेशन को देखें तो उसकी कॉम्बैट पावर एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक बिशप के बराबर थी। नो इंटेंशन ब्रिंग्स ग्रेट बेनिफिट्स, टू मच इज एज बैड एज टू लिटिल। अभी जो इंप्रूवमेंट स्पीड है वो ऑलरेडी बहुत तेज है। अब मुझे ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। झंग यी ने अपना रिट्रीट रोक दिया, क्योंकि वो जानता था कि एक्सेसिव डिजायर्स उसकी स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन में रुकावट बनेंगी। सो कॉल्ड रिट्रीट का मतलब यह नहीं था कि वो किसी केव में गया हो, बल्कि बस अपने बेडरूम में रहता, समय पर खाता और जरूरत पर फूलों को पानी देता। 3 दिन बीत गए और भले ही उसने कोई बाहरी काम ना किया हो, शेल्टर में मौजूद सभी जीनियसेस ने
अपने अपने काम पूरे कर लिए थे। झंग यी लिविंग रूम में आया। अब लंच टाइम था। सब इकट्ठा हो गए थे और झंग यी ने फैटी क्षू को बेडरूम से बाहर बुलाया। खेलते खेलते रात भर जागता है। अब उसके पास लिटिल नैनलियंग है, तो वो और भी ज्यादा कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता, मानो दोनों को दिन रात साथ ही रहना हो। झंग यी सीधे उसके दरवाजे पर गया और नॉक किया। फैटी, बाहर आओ और खाना खाओ। आज कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वहां बंद मत रहो और ड्रामा मत करो। अंदर से थोड़ी घबराई हुई आवाज आई। लाउडा, क्या कर रहे हो? कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, हम बस डुओ गेम खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। फैटी क्षू का चेहरा लाल था और उसके बाल बिखरे हुए थे। झंग यी ने नीचे देखा और हंसी नहीं रोक पाया। हे भगवान, कपड़े उल्टे पहने हैं। तूने ये न्यू कपड़े कहां से खरीदे? बड़े यूनिक है। सारी सिलाई बाहर की तरफ दिख रही है। फैटी क्षू कुछ पल के लिए स्टन रह गया। फिर उसने नीचे देखा और रियलाइज किया कि उसने जल्दबाजी में कपड़े उल्टे पहन लिए हैं। उल्टे कपड़े पहनना क्या होता है? मैं गीक हूं। इसे कहते हैं पर्सनैलिटी। मी, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। झंग यी ने दरवाजे की दरार से देखा तो एक्सायो नैनलियम भी कमरे में थी। वो सॉफ्ट ब्लैंकेट पर क्रॉस लेग्ड बैठी थी, सिर्फ एक पर्पल ड्रेस पहने, जिसके अंदर से उसके वाइट शोल्डर्स और कॉलर बोन्स झलक रहे थे। दो लंबी शेपली लेग्स भी हल्के से नजर आ रही थी। सच में क्षू सॉन्ग ने सही कहा था। ली यंगयांग के हाथ में गेम कंसोल का हैंडल था। दोनों सच में डुओ गेम खेल रहे थे। झंग यी ने होठों को सिकोड़ लिया। क्या फैटी सच में इतना इनोसेंट है? वाह, बेकार का बंदा। झंग यी ने मन ही मन गाली दी। लेकिन यह बस दोस्ताना टीजिंग था, क्योंकि फैटी क्षू से उसकी डीप दोस्ती थी। ऐसे मजाक करना आम बात थी। ली यंगयांग ने झंग यी को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कराई। झंग यी ने भी मुस्कराकर सिर हिलाया। फिर फैटी क्षू की गर्दन में हाथ डालकर धीरे से बोला, सच में गेम खेल रहे हो? इतनी इनोसेंस से कि मुझे अजीब लग रहा है। फैटी क्षू ने बाल ठीक किए और कहा, कम ऑन लाउडा, ये लड़की मुझे लगातार सेड्यूस कर रही है। ओके, मैं तो रेजिस्टेंस कर रहा हूं। झंग यी ने नाक खुजाई और बोला, जिंदगी वही है जब नैनलिंग जैसे मिले। अगर रिफ्यूज नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी अच्छी दिखती है, कोई घाटा नहीं है। एट मोस्ट यूल जस्ट बी एन अनकन्वेंशनल मैन। मिस्टर लू एक्सयूए ने कहा था। दुनिया में कोई रास्ता नहीं होता, लोग चलते हैं तो रास्ता बन जाता है। फैटी क्षू ने तर्क दिया, कहना आसान है, चलो मैं भी तुम्हारे लिए कोई ढूंढता हूं। झंग यी ने ठंडी हंसी दी। तू मजाक कर रहा है, मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अब झंग यी ज्यादा देर चैट में वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज उसे सबको इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। उसने कहा, ठीक है, आओ खाना खाओ। अब सीरियस बात करनी है। झंग यी के बिजनेस शब्द बोलते ही फैटी क्षू का एरोगेंट एक्सप्रेशन गायब हो गया और वो तुरंत सीरियस हो गया। ओके, झंग यी ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा किया। शेल्टर के सारे मेंबर्स आए, यहां तक कि तियनहाई फोर्ट्रेस के कोर लोग भी मौजूद थे, जैसे डेंग शेंटोंग और बैली चेंकिंग। एक बड़ी टेबल घर में लाकर रखी गई और सब लोग खुशी से उसके चारों तरफ बैठ गए। अब सबकी नजर झंग यी पर थी, तियन के लीडर पर। झंग यी ने झूकीर से एक बॉल चावल लिया और काम एक्सप्रेशन में कहा, 3 दिन हो गए हैं, जो मैंने करने को कहा था वो सब पूरा हो गया होगा, है ना? अब बारी बारी से बताओ। उसने बाई और बैठी यांग जिंगसिन की तरफ देखा। जिंगसिन, तुमसे शुरू करते हैं। यांग जिंगसिन ने सिर हिलाया और सीरियस टोन में रिपोर्ट देना शुरू किया। मैंने उन 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल से निकाली गई सारी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट कर लिया है। अब वोलुयन एम्पायर की स्थिति लगभग पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले वोलुयन एम्पायर का लैंड एरिया ह्यूमन मेजरमेंट के अनुसार 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। बस इतना फर्क है कि उनका एरिया फ्लैट नहीं है,
बल्कि 3D है। उन्होंने अंडरग्राउंड स्पेस को बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है। 3 लाख SQ किलोमीटर यानी हुएक्सू किंगडम के एक प्रोविंस जितना। पॉपुलेशन कितना है? झंग यी ने एक चम्मच चावल खाकर पूछा। पॉपुलेशन 25 मिलियन। इनमें से म्यूटेंट्स की संख्या 50,000 है, यानी हर 500 लोगों में एक म्यूटेंट। ये शायद उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से है। आखिर वोलुयन एम्पायर में म्यूटेंट हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो म्यूटेशन रेट हमारा से ज्यादा होना नॉर्मल है। इन 50,000 में से 3,000 से ज्यादा डेल्टा लेवल म्यूटेंट है। यही लोग वोलुयन एम्पायर की आर्मी की इंपॉर्टेंट कॉम्बैट फोर्स है। उसने थोड़ी देर पॉज लिया और जोर देकर कहा, ये वही ब्लू आर्मोर वाले सोल्जर्स हैं जिनसे हमने पहले युद्ध किया था। 3,000 डेल्टा क्लास। बैली चेंकिंग की आंखों में शौक साफ दिख रहा था। अब उसकी ओन एबिलिटी इंडेक्स 9,999 तक पहुंच चुकी है, और वो भी झंग यी की जेनरोसिटी और सेंटिपेड एसेंस की बदौलत। लेकिन वोलुयन एम्पायर के पास उससे कई गुना ज्यादा रिसोर्सेज है। उनके 3,000 डेल्टा म्यूटेंट्स की एबिलिटी इंडेक्स शायद 8,000 प्लस पॉइंट से कम नहीं होगी। बैली चेंकिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा बिटर हो गया। अगर सच में युद्ध हुआ तो क्या वो सिर्फ एनिमी के फुट सोल्जर से ही लड़ पाएगा?